नमस्कार दोस्तों, आज डॉक्टर ऑन डोर यूट्यूब चैनल का जो पहला पॉडकास्ट है उसमें हम आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर राहुल तेमानी से, जो एक स्पाइन सर्जन है और अभी राजस्थान हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो डॉक्टर राहुल तेमानी, आपका स्वागत है और हम चाहते हैं कि आप अपनी पूरी जर्नी हम लोगों से साझा करें हमारे प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल तेमानी है। राजस्थान हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन के रूप में मैं अभी कार्यरत हूँ। मेरी पैदाइश राजस्थान के एक छोटे से गांव कस्बे मालपुरा में थी। स्कूलिंग मेरी सब वहीं से हुई है। 8th तक एक प्राइवेट स्कूल थी जो घर के बगल में काफ़ी छोटी स्कूल थी, और 12th तक मेरी जो बाकी की जो स्टडीज़ थी वो एक सरकारी स्कूल से हुई। उस सरकारी स्कूल से फिर सरकारी मेडिकल कॉलेज और फिर वहाँ से इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट तक पहुँचने का जो सफ़र है वो तकरीबन 15 साल का रहा है, जिसकी स्टार्टिंग सन 2008 से हुई है। मेरी MBBS डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर से थी। डॉक्टर हरी सिंह मेरे बेसमेंट थे, हम दोनों ने MBBS साथ में कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने MS ऑर्थोपेडिक्स में SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से की, और फिर एक साल हम दोनों वापस से मिले JLF मेडिकल कॉलेज अजमेर में। SR के पद पे हम दोनों कार्यरत थे। उसके बाद डॉक्टर हरी सिंह जी गंगापुर से भी चले गए और मैं अपनी सुपर स्पेशलिटी की डिग्री के लिए चेन्नई चला गया। तो मैंने अपनी सुपर स्पेशलिटी की डिग्री FNP स्पाइन सर्जरी में की है, जो कि न्यूयॉर्क इंटरनेशनल हॉस्पिटल चेन्नई में है। और एक साल में उसी हॉस्पिटल में जूनियर कंसल्टेंट के पद पर रहा हूँ, और अभी 2 महीने पहले मैंने जयपुर में राजस्थान हॉस्पिटल। तो जैसा कि आपने बताया अपनी जर्नी के बारे में, तो आपने कहा कि आप सरकारी स्कूल से पढ़ के आज स्पाइन सर्जन, तो अपने आप में एक बहुत मोटिवेटिंग बात है लोगों के लिए जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। तो जैसा कि आप सरकारी स्कूल में पढ़े, फिर आपने जो PMT की तैयारी करी होगी आपने, जो आजकल नीट के नाम से लोग उसको जानते हैं, तो कैसा लगा आपको जब आप तैयारी करने के होंगे सरकारी स्टैंडर्ड से आप प्राइवेट स्टैंडर्ड एक तरह से बड़े राजस्थान नेशनल के कंपटीशन को कैसे आपने फाइट किया? एक बहुत ही रोचक किस्सा है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। 12th तक मेरी स्कूलिंग पूरी सरकारी स्कूल से ही रही थी। टिपिकल हिंदी मीडियम स्कूल था। तो हम लोगों ने 12th के बाद, जो कि मतलब पूरी दुनिया ही जिस भेड़चाल में थी उसी भेड़चाल में हम भी थे कि कोटा जाएंगे, PMT की तैयारी करेंगे। एलएन इंस्टीट्यूट से मैंने एडमिशन लिया। तो पहली क्लास थी, सर ने बोर्ड के ऊपर एक टॉपिक लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और लिखने के बाद वो पलटे और उनका एक ही सवाल था कि ये टॉपिक ऐसा है जो सबको आता हो, क्योंकि इसके बगैर किसी ने 12th पास ही नहीं करी ऑब्वियसली। तो मैंने बेसिकली अपनी अगले बगले जाके, क्योंकि मैंने रियल में वो वर्ड पहली बार ही सुना था लाइफ में, मुझे पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो जब मेरी बगल वाला जब मुझे इस तरह से देखा तो उसने बोला कि क्या हुआ, तो मैंने ये कहा कि यार मैंने 12th पास तो करी है और अच्छे ग्रेड से करी है, लेकिन मुझे सही में नहीं पता कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो वो बोला कि अरे तू ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो अपने फिजिक्स का पहला चैप्टर था। तो मैंने कहा कि पहला चैप्टर तो स्तर विद्युत की था। तो बोला कि उसी को इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो वो लेवल था जब हमें मतलब इंग्लिश के वर्ड्स भी अच्छे से नहीं आते थे, और आज है कि मतलब जो भी है मेडिकल फील्ड नहीं सिखाया है। दूसरा कि जैसे कि वो आप स्पाइन सर्जरी में आ गए, स्पाइन सर्जरी के बहुत चैलेंजेस, अगर आप रूरल इंडिया की साइड जाएंगे, ग्रामीण भारत के जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि आजकल बड़ी टेक्निक्स आ गई है इस फील्ड में। पहले स्पाइन सर्जरी मतलब बहुत कम होती थी, और मेरा जैसे एज ऑर्थोपेडिशियन में काम करता हूँ गंगापुर में, तो मेरा एक व्यू है कि वहाँ पर लोग जैसे किसी आदमी को आपने ऐसे बोल दिया ना OPD में भी कि भाई आपको तो सर्जरी होगी, तो मरीज दोबारा लौट के ही नहीं आता। तो इस चैलेंज के बारे में आप लोगों को किस तरह से चीज बताना चाहते हो कि यार इस जो ये मिथ है जो लोगों में फैला हुआ है, जिस वजह से वो परेशान हो रहे हैं, कैसे वो ब्रेक कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली बिल्कुल ये मिथ है, अभी भी है। अभी भी लोगों को लगता है कि स्पाइन सर्जरी मतलब पेशेंट हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लेगा और कभी चल नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा, जबकि रियलिटी में इसका जस्ट अपोजिट है। और मुझसे पूछोगे तो बेसिकली ये है कि पहले एक ही तरह का डॉक्टर 70 की सर्जरीज करता था।
वो ब्रेन भी ऑपरेट कर रहा है, वो स्पाइन भी ऑपरेट कर रहा है, वो बाकी जो बोन्स है उनको भी ऑपरेट करता था। तो जो स्पेशलाइजेशन का जो लेवल था वो उतना नहीं था जितना अब रिसेंटली आ गया है पिछले 10 से 15 सालों में। आज हम देखते हैं कि नी रिप्लेसमेंट के लिए अलग से नी रिप्लेसमेंट सर्जन्स होते हैं, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज के लिए जो दूरबीन की सर्जरी होती है उसके लिए अलग से डिग्री होती है। तो उसी तरह स्पाइन सर्जरीज में भी सुपर स्पेशलाइजेशन आया है, पिछले 15-20 सालों में आया है। और चूंकि अब वो सर्जन्स डेडिकेटेड स्पाइन सर्जरी करते हैं, डेडिकेटेड काम करते हैं, तो जो रिजल्ट्स हैं वो भी कंपेरिजन में पुराने ज़माने के जो लोग देखते थे कि स्पाइन सर्जरी के बाद पेशेंट बेटर रहेंगे, वैसा नहीं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और इवन इसका अपोजिट है, पेशेंट जनरली जब हमारे पास ओपीडी में आते हैं तो बेड रिडन होते हैं और स्पाइन सर्जरी के बाद दूसरे या तीसरे दिन हमारी कोशिश होती है कि उनको उनके खुद के पैरों पे चढ़ाएं। तो बिल्कुल मिथ है और उस मिथ को धीरे धीरे तोड़ा जा सकता है। इसमें हम भी अवेयरनेस का काम करते हैं और जो पेशेंट्स ऑपरेट होके जाते हैं गाँव में वो भी फिर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी करते हैं। तो बात करते हैं स्पाइन सर्जरी की। जैसे अभी रिसेंटली आया था कि पहले जैसे स्पाइन को न्यूरो सर्जरी ऑपरेट करते हैं, वैसे ही हमारी जो बॉडी सेंट्रल बॉडी उन्होंने स्पाइन सर्जन को भी इसके लिए अलाउ किया है। तो कौन सी ऐसी सर्जरियाँ हैं जो स्पाइन की जो मतलब स्पाइन सर्जन उसको बड़े लेवल पर की जाती है, कॉमन कौन सी सर्जरियाँ जिसको स्पाइन सर्जन एक नई पहल या नई जीवन में मरीज को दे पाते हैं? तो कुछ ओवरलैपिंग ब्रांचेस हैं, स्पाइन स्पेशली न्यूरोसर्जन्स भी ऑपरेट करते हैं, ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन्स भी ऑपरेट करते हैं। और एनएमसी के जो नए रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग दोनों ही इस चीज़ के लिए वैलिड है। तो न्यूरोसर्जन्स भी कर सकते हैं, ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन्स भी कर सकते हैं। और बेसिकली डिफरेंस कुछ भी नहीं है, पर्सनल स्किल्स का है। और जो भी है जिसकी की स्किल्स अच्छी है, अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं तो पेशेंट अपने आप आपसे अट्रैक्ट हो। दूसरा है कि जैसे कि भाई स्पाइन सर्जरी में जैसे हम बात कर रहे थे कि लोग स्पाइन सर्जरी से तो रिवर्ट बैक आ जाते हैं, फिर वो दर्द तो उनका ठीक होता नहीं, क्योंकि जो दर्द तो उसका जब हम डायग्नोस कर पाएंगे तो भी ठीक होगा। तो बहुत सारे गाँव में इस तरह की चीजें मिलेंगी आपको कि पेशेंट को लिटा दिया, उसके ऊपर ईंट से उसको तोड़ रहे हैं, इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पे आपको देखने को मिलेंगे। तो कई लोगों को देखा कि कई लोग परमानेंट पैरालिसिस हो जाता है, तो उसके बारे में लोगों को आप क्या कहना चाहोगे कि वो क्या सावधानी करनी चाहिए? सावधानी यही है कि किसी भी चीज़ के लिए एक्सपर्ट से मिला जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर शक्कर खरीदनी है तो परचूनी की दुकान पे जाना है, मेडिकल की दुकान पे नहीं जाना। अगर आप मेडिकल की दुकान पे शक्कर खरीदने जाओगे तो ये ठीक उसी तरह है जिस तरह स्पाइन की प्रॉब्लम को लेके आप किसी गांव में जो भी पहलवानी वाले लोग हैं उनके पास जाते हैं। हमेशा किसी भी तरह की एडवाइस के लिए हमेशा एक्सपर्ट से मिले। और मोस्टली 99% जो एक्सपर्ट बोलते हैं वो काफ़ी सारी स्टडीज़ के बाद, काफ़ी लंबे एक्सपीरियंस के बाद जो भी निकलता है उनके मुंह से वो तभी निकलता है। तो कोशिश करिए कि एक्सपर्ट से मिलिए, ट्रीटमेंट होगी। दूसरा कि हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी सर्जरियाँ आप हमें बताएं जो भी आपके पेशेंट्स हैं जिनको आपने ऑपरेट किया है। मेरे जैसे आपने पेशेंट ऑपरेट किया था टीबी स्पाइन का, तो इस तरह के जो रिजल्ट्स हैं हम चाहते हैं कि लोगों तक ये चीज़ें पॉजिटिव वाइब्स, जो लोगों का जो एक मैं कहता हूँ कि जैसे कि अधिकतर ऐसा बोला जाता है, किताब ऐसा लिखती है कि जो 100 में से 70% लोग बैक पेन से पीड़ित है। मतलब ऑर्थोपेडिक्स ओपीडी में देखता हूँ तो लगता है कि 10 में से 7 मरीज आपको बैक पेन के साथ आएंगे। तो उसके लिए कुछ सावधानियां जो लोग ले सकें ताकि वो इस रूटीन लाइफ में अच्छा सा अपना काम कर सके। बेशक 100 में से 70% लोगों को ऑब्वियसली स्पाइन की कभी ना कभी लाइफ टाइम में 1 या 2 एपिसोड रहे होंगे, पर ऐसा जरूरी नहीं कि वो एपिसोड लाइफ टाइम उनके कैरी फॉरवर्ड रहे हों और उनको आगे कभी जाके मेडिकल मैनेजमेंट या कोई भी सर्जिकल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी होगी। ज़्यादातर केसेस में वो उससे ठीक हो जाते हैं और ज़्यादातर केसेस में जब आप उनसे हिस्ट्री वाइज पूछते हो तो उन्हीं के ही लेवल पे कोई रीच रहता है कि हाँ आज मैंने भारी वजन उठा लिया था, आज मैंने ज़्यादा काम किया था। तो प्रिवेंशन का तो बस एक ही रूल है कि आपका स्पाइन हेल्दी रहना चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल हेल्दी रहनी चाहिए, आपका जो खाना पीना है वो हेल्दी रहना चाहिए। अगर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हेल्दी है तो जो 30% लोग हैं जिनको कभी स्पाइन का प्रॉब्लम नहीं होता है तो वो वही लोग, ठीक है।
ग्लिच वही है कि कभी आपने लाइफ में कभी एक्सरसाइज की नहीं और अचानक से दिख जाए कि आपको एक ही दिन में सब कुछ करना है, या फिर आपने लाइफ में कभी कोई काम नहीं किया लेकिन आपके बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तो आपको उस दिन सारा ही काम करना है। तो कहीं ना कहीं रीजन, या फिर आपने कोई टू व्हीलर ट्रेवलिंग की और अचानक से एक धक्का आया, आपने ब्रेक नहीं लगाया और आपका बॉडी पूरा नीचे जाके हवा में आके वापस नहीं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई सिग्निफिकेंट कोज होता है। कभी हमें पता होता है, कभी नहीं पता होता है, और कभी दर्द हाथों हाथ होता है, कभी कुछ दिन बाद दिख जाता है। ठीक है, तो मेनली यही है, हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी फूड और हेल्दी आपका जो बॉडी का, यही 3 गुरु मंत्र है। अगर ये रहेंगे तो मोस्टली आपको प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एक बहुत कॉमन चीज जो आपने बताई कि जो जिम होते हैं, जैसे नए नए जो बंदा पहली बार जिम जाता है तो उसमें ये चीज काफी कॉमन है। तो क्या उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट को जैसे कुछ को वजन उठा लिया तो कहते हैं कि स्लिप डिस्क इस तरह की, उनको प्रिवेंशन करने के लिए क्या करना चाहिए जो लोग जिम शुरू करने जा रहे हैं, पहली बार जिम कर रहे हैं? सबसे पहले फिर वही बात, हमेशा एक्सपर्ट्स की एडवाइस लीजिए। जिम में भी जिनके एक्सपर्ट होते हैं, आप उनसे एडवाइस लीजिए। ज़्यादातर जिम में अच्छी तरह की एक्सरसाइज कराई जाती है, उसमें एक्सपर्ट ऑलरेडी वहाँ अवेलेबल होता है, और इनिशियल 10 to 15 डेज केवल और केवल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराई जाती है। किसी जिम में हो तो ऑलमोस्ट जो आपका जो एक्सपर्ट है उसने बोला होगा कि सर अभी आपको वजन नहीं उठाना है, 10 से 15 दिन केवल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो एक प्रोसेस है, एक तरीका है हर चीज़ को फॉलो करने का। पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, कार्डियो एक्सरसाइज होती है, उसके बाद लाइट वेट होता है, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वेट को इंक्रीज किया जाता है। जनरली वो पेशेंस होता नहीं है 15 दिन तक केवल स्ट्रेचिंग, तो आपको जिम में पैसा भी दिखता है, और मेनली तो पेशेंस नहीं होता है कि नहीं हमें तो 1 महीने में ही बॉडी बनानी है। ज़्यादातर लोग तो वो होते हैं जिनकी 1 महीने 2 महीने में या तो शादी होती है या शादी होनी हो रही होती है, तो उनको वो इम्पेशेंट लोग होते हैं। तो इस तरह का इम्पेशेंस आपको जिम में शो नहीं करना है। एक ही दिन या 2 ही दिन में बॉडी नहीं बनती है, और ये रूल है। ठीक है, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस को फॉलो करोगे तो ही लॉन्ग टर्म में आप हेल्दी रह पाओगे। अगर आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट के ऊपर जाओगे तो हो सकता है कि किसी चीज़ को इंजॉय करोगे। दूसरा एक लास्ट सवाल ये है कि जैसे कि आपने देखते हैं कभी कोर्ड ट्रांजिशन हो जाता है, कोर्ड ट्रांजिशन, तो मैंने कई ऐसे पेशेंट देखे जिनका कोर्ड ट्रांजिशन हो गया, तो उसके बाद में वो एक तरह से हम नहीं चाहते किसी के साथ कोर्ड ट्रांजिशन हो, उसमें उधर पैरालाइट हो जाए, लेकिन उसके बाद भी यदि एक चीज में इसलिए आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ एज स्पाइन सर्जन कि भाई आप उस चीज को लोग समझ सके। जैसे मानो किसी का कोर्ड पूरी तरह कंप्लीट ट्रांजिशन हो गया, तो उस कंडीशन में अगर उसको मैंने समझा, जैसे आपके पास आया कोई कोर्ड, आपने बोला कि कोर्ड ही जब कट गया आपका, तो फिर अपने पास कोई इसका ऑप्शन नहीं रहता एक तरह से। तो जो बच्ची हुई लाइफ है उसको वो जैसे अपन बताएं तो उस बारे में एक बार लोगों को बताओ ताकि वो हर कहीं अपना पैसा, अपना समय और एक होप जो बना के रखते हैं उस पर वो ना जाए, और आगे जो और फैमिली मेंबर की लाइफ को भी वो हैम्पर करता है। तो कोर्ड ट्रांजेक्शन को मैं 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक सर्वाइकल में, अगर सर्वाइकल में गर्दन में अगर कोर्ड का ट्रांजेक्शन होता है तो ऐसी कंडीशन में तो पेशेंट के हाथ भी काम नहीं करेंगे और पैर भी काम नहीं करेंगे। एक चीज़ मैं अभी क्लियर कर दूँ, कोर्ड ट्रांजेक्शन का धरती पे आज की तारीख में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कोर्ड ट्रांजेक्शन पर्टिकुलरली कोर्ड ट्रांजेक्शन का फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट है, बाकी चीज़ों का ट्रीटमेंट है, लेकिन कोर्ड ट्रांजेक्शन कोर्ड पूरी तरह से कट गया, कोर्ड कट गया है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि वो पेशेंट का जो हाथ और पैर काम नहीं कर रहे हैं तो आगे कभी काम करें, वो नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो सर्वाइकल में है तो उसका हाथ और पैर काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो सर्वाइकल में नहीं है तो एटलीस्ट उसके हाथ काम करेंगे। ठीक है, और अगर पेशेंट हाथ काम करते हैं तो देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन नॉट एबल टू वॉक एंड एबल टू सिट। मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पेशेंट नहीं चल पा रहा है लेकिन पेशेंट बैठ सकता है। एक पेशेंट जो हमेशा के लिए बेड रिडन है उसमें, और एक पेशेंट जो बेड रिडन नहीं है वो बैठ सकता है लेकिन चल नहीं सकता उसमें। तो सर्वाइकल का पेशेंट हमेशा बेड रिडन रहेगा, वो चल नहीं पाएगा, लेकिन उसको सपोर्ट से बिठा सकते हैं। ठीक है, लंबार का पेशेंट अगर लंबार रीजन में या डोर्सल रीजन में कोर्ड ट्रांजेक्शन होता है तो वो पेशेंट के हाथ तो काम करते हैं, केवल उसके पैर काम नहीं करेंगे, जो बॉडी है, जो आधी बॉडी है वो काम नहीं, लेकिन उसका अपर पार्ट काम करेंगे। तो वो रिहैब में जब वो लोग जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, जैसे हाथ से ही सिलाई मशीन चलाना, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जो वो काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों के लिए आगे लाइफ में कुछ बचा नहीं है। अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग सॉल्यूशन हैं, लेकिन
बेशक सॉल्यूशन है, लाइफ में खत्म नहीं है। उसको अपन लाइफ को मतलब रीमॉड्यूलेट करके लाइफ उसको मतलब अपना उसकी लाइफ थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सर ये तो कोड ट्रांजेक्शन हो गया है, ये कभी चल नहीं पाएगा तो हम इसके गिव अप कर दें। उस पर गिव अप कभी नहीं किया जा सकता। उसको बेहतर बनाया जा सकता है। लाइफ को बेहतर बनाया जा सकता है, लाइफ को पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता, बेशक नहीं बनाया जाता, लेकिन बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। अच्छा, तो एज स्पाइन सर्जन क्या लास्ट मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे कि किस तरह से इस स्पाइन के बारे में क्या एक संदेश जो लोग देख रहे हैं उनको आप बोलना चाहते हो? तो संदेश यही है, जिस तरह से बाकी मेडिसिनल और सर्जिकल ब्रांचेस हैं, उसी तरह स्पाइन सर्जरी की भी एक ब्रांच है। और जिस तरह बाकी में जो सर्जिकल ब्रांचेस में जो एक्सेप्टेबिलिटी आई है, वो एक्सेप्टेबिलिटी अभी स्पाइन सर्जरीज में थोड़ा कम है, लेकिन स्लोली जैसे मेडिकल फील्ड एडवांस होगा, जैसे जनरल पॉपुलेशन की जो अवेयरनेस है वो बढ़ेगी, और जैसे उनकी जो एजुकेशन है वो एडवांस होगी, तो धीरे धीरे स्पाइन सर्जरीज में भी जो एडवांसमेंट आना है वो आएगा। ठीक है, आज की तारीख में अगर पेशेंट बेड रिडन आता है हमारे पास, तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखे हैं जो नेक्स्ट डे या सेकंड नेक्स्ट डे पर पेशेंट वो कर देगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्पाइन सर्जरीज है तो पेशेंट हमेशा की। चलो, हम चाहेंगे कि आप आने वाले हमारा जो एपिसोड होगा उसमें ऐसे कुछ आपके जो पेशेंट जो बिल्कुल बेड रिडन थे या जो बहुत परेशान थे अपनी जिंदगी से, उनके बारे में हमको बताएं। बेशक मैं ट्राई कर रहा हूँ फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी सारे वीडियोस मैंने कोशिश की है बनाने की। काफ़ी पेशेंट्स हैं जो 2-2, 3-3 हफ्ते से बेड रिडन थे, स्पाइन सर्जरी के बाद नेक्स्ट डे से वो चलने लगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रोग्राम और ये चैनल आगे बढ़ेगा, हम डेली या वीकली 1 या 2 वीडियो ऐसे डालेंगे जिसमें लोगों को ये बताया जाएगा कि कैसे पेशेंट सर्जरी से पहले बिल्कुल बिस्तर पे लेटा हुआ था, चल फिर नहीं पाता था, और कैसे सर्जरी के बाद उसने चलना फिरना नेक्स्ट डे से। इवन मेरा एक पेशेंट होता है जिसने 3 घंटे के बाद ही वॉक करना चाहिए। तो इस तरह से भी है, रिजल्ट अच्छे हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट को किस कंडीशन में आया है और पेशेंट की प्रॉब्लम। चलो, बहुत अच्छा आपने स्पाइन के बारे में बताया। इस चीज की जो वार्तालाप थे हमारे उसको आगे जारी रखेंगे, और ऐसी जो पॉजिटिव चीज़ें जो लोगों की ज़िंदगी, जो लोग बहुत ऐसी ज़िंदगी जी रहे थे वो एक अच्छी ज़िंदगी जी पाए, उस साइड हमारा एक कदम रखेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया और आगे हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।